नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, दो पार्ट पढ़ा हुआ है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से व्यापारिक कंपनियों का, जिसमें पुर्तगाली सबसे पहले, फिर इसके बाद अंग्रेज़ थे, डच थे और फ्रांसीसी, इनका भारत में आगमन हुआ और इन्होंने भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि पुर्तगालियों का एकाधिकार अंग्रेज़ों ने तोड़ते हुए अपना साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार करते करते पहली विजय उसकी जो थी वो प्लासी के युद्ध में उसने बंगाल को जीता और बक्सर के युद्ध में उसने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के क्षेत्रों को अपने अधीन बना लिया। और बक्सर के युद्ध ही जो है अंग्रेज़ों की भारत में अपने साम्राज्य के स्थापना की पहली सीढ़ी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने साम्राज्य तो मतलब अपना फैलाना शुरू कर दिया और पहला कदम उसने किसको जीत कर किया? बंगाल को जब जीत लिया तो वो उनका पहली सीढ़ी या पहला कदम था। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि अब हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने बंगाल के बाहर विस्तार शुरू किया, कैसे वो मैसूर को जीतते हैं, कैसे वो फिर अवध को जीतते हैं, फिर मुग़ल बादशाह को कैसे पराजित करते हैं, फिर मराठाओं को कैसे पराजित करते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे पूरे भारत में उनका धीरे धीरे विस्तार होता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। जिस समय अंग्रेज़ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। हमने बहुत पहले ये बात बच्चों बता चुके हैं कि भारतीय जो शासक थे वो एक दूसरे से आपसी संघर्ष में इतने व्यस्त थे कि मराठा चुगलखोरी करता था कि देखो हैदराबाद क्या कर रहा है, हैदराबाद ये देखता था कि मैसूर देखो क्या कर रहा है, और तीनों आपस में लड़ मर रहे थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि उनका एक बहुत बड़ा और बहुत ही जो है कि शक्तिशाली प्रतिद्वंदी, जिसे हम बोलते हैं कि अंग्रेज, आके उनके द्वार पर खड़ा होने वाला है। लेकिन इस चीज़ से तब बहुत समय तक, जब उनको ये लगा कि बंगाल को ये सब जीत रहे हैं, सूचना तो इनको मिल गई थी कि हाँ बंगाल जीत रहे हैं, लेकिन इन्हें यह संतोष था कि अभी बंगाल जीते हैं, अभी वो हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे। और वो इस जो है कि अनुभूति में मदमस्त थे कि अंग्रेज अभी बंगाल जीते हैं और हमारे क्षेत्र तक नहीं आएंगे, और हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम उनसे निपट लेंगे। लेकिन वे उनकी सैनिक क्षमता और नौसैनिक क्षमता का बार बार जो है कि उपेक्षा करते जा रहे थे। उनको लग रहा था कि अंग्रेज तो बाहरी हैं, ये हमारा बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के संघर्ष देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। अपनी सीमा का विस्तार, कि हैदराबाद का क्षेत्र थोड़ा और विस्तार हो जाए, मराठा का क्षेत्र और विस्तार हो जाए, मैसूर का क्षेत्र और विस्तार हो जाए, इसके लिए वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और उत्तराधिकार की मतलब मराठाओं का कोई जो है कि शासक अगर मरा तो उसके 2 पुत्र हैं या 3 पुत्र हैं, तो उसी की गद्दी के लिए झगड़ा हो जाता था कि नहीं किसको जो है कि उत्तराधिकार मिले। और हमने पहले ही बताया है कि उत्तराधिकार के युद्ध में जो कंपनी थी वो एक शासक का साथ दे देती थी, अंग्रेज कंपनी एक व्यक्ति का साथ दे देती थी, और जब वो व्यक्ति जो है शासक बन जाता था तो उससे बहुत सारा धन प्राप्त करती थी, उससे बहुत सारी रियायतें प्राप्त करती थी, उसके यहाँ अपनी सेना रखती थी, और उस सेना के लिए रखरखाव के लिए, पालन पोषण के लिए जमीन भी उनसे, राजाओं से प्राप्त करती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे उस राज्य की आमदनी पर उनका धीरे धीरे कब्जा होते 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 एक दिन वो आपका टिटुआ पढ़ के दबा देते थे, कहते थे कि बच्चा अब आप जो है कि पद छोड़िए और ये राज्य किसका है? हमारा है। तो इस संघर्ष से किसको लाभ हुआ? अंग्रेजों को लाभ हुआ। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते वे अंग्रेजों की शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते थे। अंग्रेज हमेशा बहुत चालाकी के साथ कि अरे वहाँ भिड़ाते थे लड़ाई, अरे तुम्हें अगर सैनिक चाहिए तो हम देते, हमार सेना तैयारी हो, लेके जा युद्ध करा। और हमारी सेना इतनी शक्तिशाली हो कि दूसरी सेना जो कि डर के भाग गई, ओकरे में इतनी औकात कहाँ से कि जो कि अंग्रेज की सेना का मुकाबला कर सके।
तो बादशाह जौन बने के रहा जौन ओकरे पक्ष में जाए, उन्हें कहा कि हाँ हाँ भाई बात तो सही है। और उन्हें जैसे सैनिक लेके पहुँचे, तो जब सैनिक लेके उन्हें युद्ध करें तो एक बाद सेना के भरण पोषण के लिए, ओकरे रख रखाव के लिए, और दूसरी चीज़ सेना के अधिकारियों के बहुत सारा धन देवे पड़े जब जौन भी शासक जीत गया। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग या अन्य रियायतें लेते थे कि भाई हमको कुछ रियायत दीजिए, कर में छूट दे दीजिए, हमें जो है अपने क्षेत्र जीते हुए क्षेत्र से कुछ भाग दीजिए। तो इस तरह की वो रियायतें लेते थे। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। जब जिस भी शासक का अंग्रेज साथ देते थे, तो जब वो शासक जीत जाता था तो वो क्या सोचता था कि नहीं, हम अपना स्वतंत्र रूप से साम्राज्य स्थापित करेंगे और अपना स्वतंत्र रूप से शासन संचालित करेंगे। लेकिन अंग्रेज कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी शासक स्वतंत्र रूप से शासन का संचालन कर सके। और उन्होंने जो है कि जब भी कोई शासक स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था तो अपना तिकड़म मिला के उसको क्या करते थे, उसको सत्ता से हटा देते थे। तो इस तरह से जो भी शासक था वो अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह जाता था। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज करने लगे। उनका आप देखेंगे अधिकांश हिस्सों का मतलब उन्होंने मराठों को जीत लिया, उन्होंने मैसूर को जीत लिया, उन्होंने जो कि कर्नाटक को जीत लिया, उन्होंने फिर इधर देखेंगे अवध के क्षेत्र को जीत लिया। फिर आप देखेंगे कि मुग़ल बादशाह को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने लगभग पूरे हिंदुस्तान को लगभग जीत लिया। उन्होंने पंजाब को जीत लिया, सिंध में जो सिख जो राज्य था उनको पराजित जीत लिया। तो इस तरह से उनका लगभग पूरे भारत में विस्तार हो गया। सोचिए और बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी। हमने पहले बताया था कि वो खाली व्यापार करने आई थी, कि उनका यही उद्देश्य था कि भारत के जो कच्चे माल है, जो माल है वहाँ से बन रहा है, सूती कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, मसाला है, उसकी यूरोप में बहुत मांग थी। तो यूरोपीय व्यापारी अपने जहाज़ को लेकर आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे और सामान खरीद के लेकर इंग्लैंड जाते थे, इंग्लैंड में बेच देते थे और उससे मुनाफा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मुनाफा बहुत अधिक बढ़ गया तो अंग्रेज जो व्यापारी थे उन्होंने एक संगठित होकर एक कंपनी बनाई कि अब हम कंपनी के माध्यम से व्यापार करेंगे। तो कंपनी के माध्यम से जैसे हमने बताया था कि एक कंपनी में अगर 20 लोग हैं या 30 लोग हैं, 30 लोगों ने धन लगाया और धन लगा के करोड़ों की कंपनी स्थापित की। और कंपनी से करोड़ों रुपए से फिर क्या करते थे, भारत से सूती कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, नील हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या करते थे, यूरोप लेके आते थे, यूरोप में बेचते थे और उससे जो मुनाफा होता था वो 30 लोग अपने अपने में बांट लेते थे। तो इस तरह से व्यापार उनका चला। लेकिन धीरे धीरे उनकी क्या है, आकांक्षाएं बढ़ती चली गई। वो फिर राजाओं से कुछ रियायतें लेने शुरू कर दिए। भाई कुछ राजा ऐसे होंगे कि जो ये कहेंगे कि चलिए रियायत ले लीजिए आप, लेकिन कुछ शासक ऐसा टेढ़े मिली हैं कि नहीं, हम रियायत हमरे जैसन हम कहब, जैसन हम चाहब वैसे तुम्हें रहे पड़ी। तो कंपनी की हमेशा नागवार गल कि जोन कंपनी चाहे वैसने शासक बने, शासक वो भी अपने मनमर्जी से काम ना करें, जैसे शासक के हम चाहिए वैसे शासक काम करें। तो यही कारण देखें कि आप धीरे धीरे संघर्ष स्टार्ट भैल। सिराजुद्दौला से यही ना थे संघर्ष भैल कि सिराजुद्दौला कहता रहा कि भैया आप लोग किला तोहे ना बनावे, किला ना बनावे देव, सैनिक ना रखे देव, तुम्हें जोन की जोन तुरंत दुरुपयोग दस्तक के करत है, जोन मतलब कर में छूट मिलल हो ओकर जो दुरुपयोग तो करत है ओके हम ना करे देव। तो अंग्रेज कानन की इससे हमार का ये घाटा हो जाई। तो यही नाते अंग्रेजन से लड़ाई भई सिराजुद्दौला से, कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्याधिकार बढ़ा सकी। ये आपके सोचने की बात है कि उन्होंने फिर सिराजुद्दौला को पराजित किया, बंगाल को लूटने के बाद फिर वो मराठा आए, मैसूर आए, धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे राज्यों को जीतते चले गए। जीतते कैसे थे कि एक राज्य को दूसरे राज्य से भिड़ाते थे और जो जीतता था उससे वो जो है कि धन लेते थे, उसके राज्य को जो है कि अपनी सेना रखते थे, उसके राज्य से भूमि लेते थे। तो इससे अपना जो है भरण पोषण करते थे वो धीरे धीरे। और जैसे जैसे उनको लगता था कि अब राज्य कमज़ोर हो गया है, इसकी जड़ें हिल गई हैं, उस पेड़ को वो काट देते थे या उस राज्य को वो नष्ट कर देते थे। इस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी
कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया। किन किन नीतियों का? सहायक संधि। सहायक संधि ये थी, आगे हो सकता है हम पढ़ाएंगे। सहायक संधि में ये था कि जो भी शासक अगर अंग्रेजों से हाथ मिला लेता था तो उन्हें कहा रहा है कि भैया अगर अंग्रेज से हाथ मिला ली है तो अंग्रेज की सेना रखा, अंग्रेज की सेना रखबा तो अंग्रेज की सेना के भरण पोषण खातिर तुम्हें जो का देवे पड़ी, जमीन देवे पड़ी या फिर उन्हें उतना पैसा दे। फिर दूसरा, अगर युद्ध होता हो तो युद्ध में सेना के पूरा खर्चा दे। फिर अगर कौनो भी अंग्रेज अधिकारी के तू नियुक्त करत है तो ओके नियुक्त करे के खातिर तो अंग्रेज अधिकारियों से अनुमति लेवे पड़ी। ई कुल के मरा सहायक संधि के जोनों की समझौता रहा है। एक बाद डलहौजी की विलय नीति, ई भैया विलय नीति बनाया रहा है कि जोने राजा के बेटवा ना हुई है ओकर राज्य क्या करब हम लोग हड़प ले। कहाँ से भारतीय जो हिंदू संहिता बा उमन ई भाई दिहल गल बा कि जौन व्यक्ति के संतान ना हो तो वो संतान गोद ले ली तो ओकर उत्तराधिकारी के मान ले, जौन गोद पुत्र लिहल हो ओके ओकर उत्तराधिकारी मान ले जाए। लेकिन अंग्रेज कहे कि नहीं, अगर तुम्हारा वैध संतान ना हो तो तुम्हें जौन हो कि फिर गोद लेवे का अधिकार ना हो, तुम्हारे राज्य के हम कहाँ शामिल कर ले, अपने राज्य में शामिल कर ले। फिर एक बाद कुशासन के आरोप लगाया गया। अवध की जोन हो, अवध वह अवध हो जोन सुजाउद्दौला जोन हो कि लॉर्ड क्लाइव से संधि किए रहा है, वही कुशासन के आरोप लगाया कि अंग्रेज अपने अधीन कर लेना। फिर के बाद कई शासकन के पराजित कई के लाखों रुपए वार्षिक जोनों की वसूली कई के फूट डाल के, मतलब ऐसे कई जैसे तैसे कई के उन्हें सभी राज्य के धीरे धीरे जीतत चली न। अब देखा पहला शिकार के बनाया रहा है बंगाल के बनाया है, दूसरा शिकार देखा मैसूर के किससे बनावत उन्होंने। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। मतलब विजयनगर साम्राज्य एक बड़ा भारी साम्राज्य था, तो ओकर जब धीरे धीरे पतन हुई तो ऊपर मैसूर राज्य एक जो हो राज्य के स्थापना भइल। 18वीं शताब्दी बच्चों अब बतावे ना हुई कब से कब तक। 18वीं शताब्दी का मतलब हो कि 1700 से लेके 1800 के बीच के 100 वर्ष के काल को बोलेला 18वीं शताब्दी। के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। हैदर अली जो है एक सेना के जोनों की साधारण अधिकारी के रूप में अपन जोनों सेवा देवे स्टार्ट कैले। यही देखा अभी के बोले ना संघर्ष जैसे दोनों जीवन में अपने बोलबा कि नहीं हमेशा जोनों की राजा का लड़का राजा हो, ऐसा ना हो। गरीब आदमी जे जोनों की मेहनती हो, जेकरे में संघर्ष करे क्षमता हो, जेके जोन हो आगे बढ़े के लालसा हो, वो कहीं भी कीचड़ में रही तो अपने आप के कमल की तरह खिलाए ले। लेकिन जेकर जोनों की बढ़े के महत्वाकांक्षा ना हो, जेकर आगे के भविष्य के विचार ना हो, ओकर जिंदगी गर्त में गिरी ही गिरी। लेकिन जे वीडियो देखत हो ओकर जिंदगी का हो आगे बढ़ी कर चिंता न करें। तो हैदर अली का रहा एक सामान्य अधिकारी रहा है, सैनिक के सामान्य अधिकारी रहा है कि जोनों की सेना में छोटा सा पद दिया गया है। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। भाई बड़ा कौशल मतलब ये रहा है कि टेक्निक ओकरे पास रहा है कि सेना के कैसे संगठित किया जा सकाला, सेना कैसे युद्ध में पराजित किया जा सकाला। तो यह टेक्निक के कारण जब वो जोनों की भाई जब केहू से लड़े जाए तो पता लगे कि ओकरे पास 10 सैनिक हैं तो 50 लोग के मार के आवे। तो इसे कहा हो कि ओकर जो हौसला बढ़त चलिए ओके फिर ऊंचा पद भी दिया गया कि भाई ये देखा हम बड़ा कुशल सैनिक हों। तो 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। एक साधारण से सैनिक अधिकारी से का बनियल, मैसूर के राजा बनियल। एके बोलेलन प्रगति, एके बोलेलन कि जोनों की रंक से राजा बनब। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। वो जीतता चला गया। पहले ये छोटा सा मैसूर राज्य था, उसने इन क्षेत्रों को बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के क्षेत्र को जीतकर मैसूर राज्य में मिला लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। उसकी सेना क्या हो गई, समुद्र तट तक पहुंच गई। और जब समुद्र तट तक पहुंच गई तो आपका क्या होगा,
व्यापार बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बंदरगाह मिल जाएंगे। बंदरगाह जब मिल जाएगा तो आप एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी आय बढ़ेगी, फिर आपका जो है कि राज्य में आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये हैदर अली के साथ हुआ। इससे अंग्रेज़ों का आशंकित होना स्वाभाविक था। अंग्रेज़ों को लगा कि यार ये कौन आदमी आ गया, अभी तो हमने किसको पराजित किया, सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब को पराजित किया, ये नया कौन आया बंदा। तो जब मुड़ी उठा के देखे तो मिला भैया हैदर अली है। हैदर अली कौन है, ये मैसूर का शासक है और मालाबार का क्षेत्र उसने जीत लिया। अब मालाबार क्षेत्र जानते हैं आप किस लिए फेमस है, मसालों के लिए। और मसाला अंग्रेज़ों के व्यापार की प्राण था, ये समझ लीजिए। क्यों, अगर मसाला निकाल दीजिए उनके व्यापार से तो समझ लीजिए उनका प्राण आपने खींच लिया है। तो जब मालाबार पर उसका नियंत्रण हो गया, मालाबार मतलब यही केरल का तट और कर्नाटक का जो तटीय भाग है, जो समुद्र से सटा हुआ भाग है, उसी को मालाबार तट बोलते हैं। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार अब इसको तो जो है नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा बाबू। तो दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। अब कहें कि अंग्रेज ऐसा नहीं है बाबू, ऐसे नहीं चलेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, तुमसे संघर्ष करना पड़ेगा। अतः 1767 से 1799 के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। 4 संघर्ष किया उसने। देखिए कैसे संघर्ष करते हैं अंग्रेज और हैदर अली को कैसे पराजित करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच। ये युद्ध आप देखिए बच्चों, एक चीज़ और आप देखिए, ये युद्ध की डेट याद रखिए कि ये युद्ध का डेट हमेशा PCS में बड़ी बड़ी जब परीक्षाएं होंगी तब पूछा जाएगा। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। निजाम मतलब हैदराबाद का शासक, मराठे मतलब वही शिवाजी के जो पुत्र वगैरह थे, उनको पुत्र मतलब पौत्र तब आ गए 1767 की बात है ना, हाँ तब तो। फिर कर्नाटक के नवाब, इन तीनों का उन्होंने सम्मिलित मोर्चा बनाया। उन्होंने कहा कि निजाम से कहा ऐसा है कि जीना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा अरे नहीं जीना तो है। मराठों से कहा कि अरे ज़मीन वमीन चाहिए आपको, मराठी कहे कि हाँ ज़मीन तो चाहिए हमको। अब कर्नाटक के नवाब से भी कहा कि ज़मीन वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। और पड़ोसी कौन है जान रहे हैं, हैदर अली है। हैदर अली अगर खुला सांड छोड़ देंगे ना तो आपको रौद के समाप्त कर देगा। वो भी कहा कि अरे नहीं हमको इस जो है कि क्षेत्र चाहिए। तो इन तीनों को अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिला लिया। कहा कि जो है हमारे साथ आ जाइए और हम किस पर अटैक करेंगे, मैसूर पर आक्रमण करेंगे और हैदर अली को कुचल लेंगे और कुचल के आपको क्या करेंगे, कुछ क्षेत्र दे देंगे आपको और आपकी गद्दी की रक्षा भी करेंगे कि आपको कुछ ना हो। तो ये तीनों तैयार हो गए, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। हैदर अली को लगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है, 3 सेनाएं लड़ेंगे कोई बात नहीं। उसने मराठों को धन देकर और तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने मराठों से कहा कि ऐसा है कि ये तो आपको जो है कि बाद में उल्लू बना देंगे, हम आपको पैसा दे रहे हैं। अब भाई नोट जो देख लेगा उसकी आंख चौधिया जाती है, फिर उसको क्षेत्र नहीं चाहिए होता, उसको सम्मान नहीं चाहिए होता, उसको चाहता है कि भैया पैसा दीजिए। और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन दे दिया कि निजाम हम आपको ये क्षेत्र दे रहे हैं। अब जब निजाम और मराठों को अपनी ओर ले लिया तो अंग्रेजों की सेना अब क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। इसके 50 उन्हें कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों को फेरा में अपने लिया हैदर अली ने, इसको मराठों को और निजाम को अपनी तरफ मिलाया और कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। अंग्रेज सेना और कर्नाटक का नवाब दोनों मिलकर किससे लड़ रहे हैं, मराठों से और निजाम से और हैदर अली की संयुक्त सेना से लड़ रहे हैं। 1.5 साल तक युद्ध चलता रहा, संघर्ष होता रहा। ना तो अंग्रेजों से कुछ उखड़ रहा है यार, हैदर अली की सेना जो है ना तो पीछे हट रही है, ना पराजित हो रही है, और सांस फूली जा रही है कि कहीं मराठे अगर हमारे ऊपर अटैक कर दिए तो हमारा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया। अब मद्रास जो है कि दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी जो है कि व्यापारिक कोठी थी। अब अंग्रेजों की लगा कि अरे बाप रे बाप, अब जैसे कहते हैं कि किसी के शरीर है और उसी के हार्ट पर ही चोट कर लीजिए, क्या कर दिए आप उसी के जहाँ हृदय है वहीं मार दीजिए, तो 2-4 दिन तक जो है कि 2-4 मिनट तक तो वो सन्न हो जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति के हृदय पर आप एक मुक्का मार दीजिए तो 2-4-10 मिनट तो वो जो है कि एकदम वो समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि हैदर अली ने कहाँ अटैक कर दिया, मद्रास पर। और मद्रास जो है वो एक व्यापारिक कोठी थी दक्षिण भारत की। अब अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। और अगर जैसे सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठी कलकत्ता पर अटैक किया तो अंग्रेज़ों को कहाँ जाके एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। तो पता लगा कि अगर यहाँ पर हम अगर पराजित होंगे तो बहुत बेइज्जती होगी और हमको जो है यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। तो अब 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई। अब अंग्रेज़ बुलाए कि साहब आ जाइए और संधि कर लीजिए, अब हम समझौता करना चाहते हैं। तो हैदर अली आया कि ठीक है, कोई बात नहीं है। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेश को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया गया कि भैया ऐसा है कि अब क्या करेंगे, आप हमारी ओर आक्रमण नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर हम पर कोई आक्रमण करता है, अंग्रेज़ों पर कोई आक्रमण करता है तो हैदर अली सहायता करेगा, और हैदर अली पर कोई आक्रमण करता है तो कौन सहायता करेगा, अंग्रेज़ सहायता करेंगे। इस तरह से हमारा साम्राज्य क्या हो, आगे बढ़ता रहेगा। 18वीं शताब्दी में भारत, देखिए ये बहुत ब्लर है दिया हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समझ में आएगा। देखिए यही क्षेत्र, देखिए ये निजाम का क्षेत्र है, इसी में देखिए हैदराबाद यही है, ये देखिए मैसूर का क्षेत्र है, और कर्नाटक भी बच्चों यहीं इसी आसपास था, समझ रहे हैं ना, कर्नाटक भी यहीं आसपास था। इसके बाद देखिए ये जो देख रहे हैं ना, मालाबार तट इसी को बोलते हैं, मालाबार तट इसी को बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत को लपेटने की कोशिश की, और सबसे पहले किसको लपेटा, मैसूर को। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784 में हुआ। अब पहला युद्ध हो गया तो हैदर अली ने कहा कि भाई, अंग्रेज़ों ने कहा कि हैदर अली को कहा कि भाई हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, और आप एक काम कीजिए कि हमसे संधि कर लीजिए। हम अगर आप पर कोई आक्रमण करेगा तो हम आपकी सहायता करेंगे, और हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम आपकी सहायता करेंगे। संधि तो हो गई, संधि खत्म हो गई, लेकिन हैदर अली को भी विश्वास था कि अंग्रेज मानेंगे तो है नहीं। वो भी अपनी जो है कि सेना को शक्तिशाली करने में लगा हुआ था। वो भी अपने जो है कि गठबंधन बनाना शुरू किया, निज़ामों को, मराठों को अपनी ओर करने की कोशिश करना शुरू किया। फिर उधर दूसरी तरफ देखेंगे, अंग्रेज़ भी मराठों को कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे, ये क्षेत्र दे देंगे। निज़ाम को भी बता रहे थे कि अरे देखो, हम जो है कि बंगाल को जीते तो अवध के नवाब को शासन करने दे रहे हैं, उनको क्षेत्र नया दिए हैं, ये है, बहुत सारी चीज़ें वो बताना शुरू किए। तो इसी बीच क्या हुआ कि 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। अब इसमें क्या हुआ, तो 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। समस्या यहाँ हो गई कि हैदर अली पर किसने आक्रमण कर दिया, मराठों ने। और मराठे उस समय बहुत पावरफुल थे। अब जब हैदर अली पर आक्रमण कर दिए तो संधि क्या थी कि अगर कोई भी शक्ति दूसरी शक्ति पर आक्रमण करता है तो अगर अंग्रेज पर कोई आक्रमण करता है तो हैदर अली सहायता करेंगे, और हैदर अली पर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज सहायता करेंगे। अंग्रेज इसे मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, मरने दो इन दोनों को। फिर सिर्फ कहा है दूर से बैठ के तमाशा देखो कि क्या हो रहा है। परंतु 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। अब हैदर अली जो है मराठों से समझौता कर लिया कि भाई क्यों हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा तुमको क्षेत्र चाहिए, हम तुमको क्षेत्र दे रहे हैं। और निजाम से भी समझौता कर लिया, उनको भी समझाया बुझाया कि ऐसा है कि अभी आज तो हम बलि का बकरा बन रहे हैं, कल तुम भी बनोगे, परसों तुम भी बनोगे। तो उन लोगों को समझ में आया, उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। अब उसने जो है कि कर्नाटक पर आक्रमण किया और क्या ही है, कर्नल बेली को पराजित करके अर्काट को जीत लिया। कर्नाटक की राजधानी थी। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। अच्छा, उधर अंग्रेज भी एकदम लगे हुए थे कि किसी तरह से निजाम और मराठों को
अलग करिए, ये दोनों जो है कि फूफा जी हो गए थे। कि फूफा जी कौन हो गए थे? मराठे और निजाम। हैदर अली के भी फूफा हो गए थे, अंग्रेज़ों के भी फूफा हो गए थे कि ये दोनों नाराज ना हो, वरना बारात जो है कि हमारी गड़बड़ा जाएगी। तो हमेशा हर कोई मनाने में मराठों और निजाम को लगा रहता था। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, किंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हुआ। जब निजाम और मराठों की सेना संयुक्त होकर अंग्रेज़ों के साथ मिल गई, तो हैदर अली की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई, क्योंकि कर्नाटक पहले से ही उसके साथ नहीं था। अब जब इन चारों सेनाएं एक तरफ हो गई, तो हैदर अली को 1781 में पराजय का सामना करना पड़े। फिर भी हैदर अली लड़ता रहा। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। 1782 में फिर हैदर अली अकेले दम पर इन दोनों को पराजित किया, इन चारों को। 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। बताते हैं कि वो युद्ध में इतना व्यस्त था कि उसके शरीर में कई घाव लग गए, और जो है बीमारी वगैरह के कारण उसकी युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हो गई हैदर अली की। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का दायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में 1784 में मंगलोर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। मतलब अंग्रेजों ने एक बार फिर जो है, जब हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो उसका बेटा टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान भी उतना ही प्रतापी था, उतना ही जो है कर्मठ व्यक्ति था, उसने अंग्रेज़ों से लड़ा। लेकिन टीपू सुल्तान को अंत में अंग्रेज़ों से समझौता करना पड़ा और मंगलोर की संधि हुई। मंगलोर की संधि में दोनों ने कहा कि ऐसा ही भाई, आप जो क्षेत्र जीते हैं वो हमको दे दीजिए, हम जो क्षेत्र आपका जीते हैं वो हम आपको दे देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, चोट करना शुरू किया आपके साम्राज्य पर, कि हमको इनको लेना है, तो लेने के लिए क्या करेंगे, चोट करेंगे। फिर कुछ दिन शांत बैठेंगे, जैसे ही आप फिर उभरेंगे फिर आप पर चोट करेंगे। इस तरह से 2-3 बार जैसे हथौड़ा मारेंगे, वैसे ही पत्थर की तरह आप भंगुर बन जाएंगे। तो आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस तरह से समाप्त होता है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर हम आगे पढ़ाएंगे। नमस्कार।